ब्लैक विला के बाहर आकर एक लंबी सी कार रुकी। एक ने तुरंत आकर दरवाजा खोला। वहीं अंदर से ब्लैक सूट में आर्यन अपनी कोल्ड ऑनरा के साथ बाहर आया। वो किसी को खींचते हुए बाहर लाया। यह और कोई नहीं, आराध्या थी। आराध्या जो उससे हाथ छुड़ाने की लाख कोशिश कर रही थी। वही लोग हैरानी से दोनों को देख रहे थे, लेकिन किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर वो गलती से भी अपना मुंह खोलते तो शायद आज वो बच नहीं पाते। आर्यन का विला बहुत बड़ा और सुंदर था। वहीं आर्यन ने खींचते हुए अंदर ला रहा था। वहीं वो लड़खड़ाते हुए इधर तो कभी उधर लुढ़क रही थी, लेकिन उनकी पकड़ ना छूटने के कारण वो गिर भी नहीं रही थी। वो कमरे के सामने लाया और उसका हाथ पकड़ खींचा, जिससे वो सीधा अंदर और उसके सामने आ गई। देखो अच्छे से, अब से यह कमरा ही तुम्हारी जिंदगी होगी, और अगर यहां से भागने की कोशिश की भी तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, समझी? आर्यन की बात सुन आराध्या गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ खींची। वहीं अचानक बैलेंस बिगड़ा। वहीं आराध्या नीचे गिर पड़ी। आर्यन ठीक उसके ऊपर गिरा। आराध्या के मुंह से चीख निकल गई। वो आर्यन के सीने पर मारते हुए गुस्से से बोली, हाथी कहाँ के, मुझ जैसी नाजुक पर गिर पड़े, पक्का मेरी कमर तोड़ दिए होंगे। आह मम्मा, ये आदमी मेरे साथ क्या क्या करेगा अभी। आराध्या चिल्लाते हुए उसके सीने पर हाथ चलाती जा रही थी। वहीं आर्यन जैसे सख्त इंसान के सामने वो रुई जैसी थी। उसकी आंखें सख्त हो गईं। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, क्या बोला तुमने मुझे? आराध्या घुटी हुई सांस लेते हुए बोली, हाथी जैसे इंसान मुझ पर धीरे हटो, वरना मुझे उठाने के लिए 4 कंधे होंगे। यह सुन आर्यन ने अपना सारा वजन उस पर छोड़ दिया। वहीं अब तो आराध्या की जान मानो हथेली में आ रही हो। आर्यन उसके चेहरे को हाथों से पकड़ और दबाते हुए बोला, अब बोलो, मुंह क्यों बंद हो गया तुम्हारा? आर्यन मल्होत्रा के सामने बोलने की बहुत औकात थी, ना तो यह चोंच क्यों चुप हो गया? वो चोंच सुन गुस्से से बोली, डायनासोर कहाँ के, तुमने मेरे मुंह को चोंच कैसे कहा? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना कहकर वो अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने ही वाली कि आर्यन ने बिना हिले एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई पकड़ उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, दूसरी गलती है जिसे तुम कर रही हो, लेकिन आगे गलती करने के लिए यह ना हाथ बचेगा ना ही तुम। तो बेबी, कंट्रोल योर हैंड। और उसके ऊपर से उठ गया। उसके उठते ही आराध्या गहरी सांस लेने लगी। वही आर्यन अपना कोट ठीक करते हुए उसे देखा और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। आराध्या जो अभी अपनी सांस भी नहीं ले पाई थी कि अचानक यह देख वो तुरंत उठी और दरवाजा बजाने लगी। वो दरवाजा बजाते हुए कहने लगी, गंदे आदमी, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ बंद करके कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन वो चिल्ला रही थी। इधर बाहर आर्यन आया तो सामने खड़े आदमी को देखकर उसने कहा, ध्यान रखो, कहीं भी बाहर न जाने पाए और किसी भी इंसान को अंदर जाने नहीं दोगे। वो उसके इनामदार आदमी में से था। आर्यन ने आसपास देखा, फिर उन्हें देखकर कहा, खाना पहुंचा देना। और वहां से चलकर बाहर आया और किसी को कॉल किया और कहा, वो मेरे पास है। सामने वाला इंसान कुछ कहने की कोशिश ही कर रहा था कि कॉल कट गया। आर्यन वहां से निकला और एक लोकेशन की तरफ बढ़ा गया। मुंबई की भीड़ से दूर एक खाली मैदान में सामने खड़ा था एक आदमी, जिसके हाथ में फाइल्स थीं। आर्यन गाड़ी के बोनट से टिकते हुए उसे इशारा किया। वो आदमी ने सारी बात बताई, जिसे सुन आर्यन की मुट्ठी कस गई। वहीं वो जो फाइल पढ़ रहा था, उसके गुस्से को देख वो हकलाते हुए बोला, बॉस, हमें आगे क्या करना है? आर्यन ने आंखें भींचते हुए कहा, हमें वेट करना पड़ेगा और इस बीच किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। कहते हुए उसे सख्ती से देखा, जिसे समझते हुए वो जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाया। आर्यन सामने खाई की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, जाओ। वो वहां से चला गया। वही आर्यन पीछे साइड जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियां। वही आर्यन ऐसे जा रहा था जैसे उसके लिए यहाँ आना आम हो। वो अंदर की तरफ बढ़ा कि तभी एक झोपड़ी सी उसे दिखी। वो चलकर वहां आया और सिगरेट को जलाकर फूंकते हुए उसके अंदर चला गया। दूसरी ओर इधर वनराज को कोई खबर न मिलने पर वो अपने सिर को पकड़े
परेशान सा कुर्सी पर बैठा था। तभी श्वेता जी उनके पास आकर बोली, खाना खा लीजिए। वनराज गुस्से से उन्हें देखते हुए कहा, उसका पता नहीं चल रहा है, तुम खाना की बात कर रही हो। श्वेता जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप खाना न खाएं तो कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी मिल नहीं रही, लेकिन आप खाना खा लीजिए। आपको बीपी की दवा भी लेनी है? श्वेता उनके पास थाली रखते हुए खुद खिलाने के लिए निवाला बढ़ाई। वनराज गुस्से से थाली फेंकते हुए बोले, हमारी एक बात समझ नहीं आती, क्या तुम्हें मैंने मना किया है ना? एक बार में समझ जाया करो, वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है। वनराज गुस्सा उगलते हुए कहा। वहीं श्वेता जी रोते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ चली गईं। आखिर हमारी आराध्या गई, कहाँ होगी? अगर किसी ने उन्हें पकड़ रखा है तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वनराज जी गुस्से से कहते हुए फोन उठाए, तभी उन्हें याद आया, आराध्या ने पुलिस को लोकेशन बताई थी। वनराज बोले, कैसे भूल गए, हमारी बेटी को कहीं उन लोगों ने तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वनराज तुरंत बाहर आए और सबको बोले, गाड़ी निकालो, हमें अब। आराध्या कमरे में थी, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, खिड़की पर जाली थी, दरवाजा बंद था और दीवारें बिल्कुल शांत थीं। उसने धीरे से कहा, ओह गॉड, आराध्या तू कहाँ फंस गई? वो खिड़की के पास गई और देखने लगी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। खिड़की थोड़ी ऊंची थी पर खुल सकती थी। उसने अपना दुपट्टा निकाला और खिड़की के लोहे में फंसा दिया। धीरे धीरे उसने खिड़की खोली और नीचे झांका। नीचे गार्डन था, जिसे देख वो पीछे होने लगी। फिर आराध्या ने सांस ली और कहा, जो होगा देखा जाएगा। वो नीचे उतरने लगी, थोड़ा फिसली पर गिरने से बच गई। नीचे पहुंचते ही वो गार्डन में छिप गई। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई। वो डर गई और नीचे झुककर छिप गई। गाड़ी से कोई उतरा और बोला, देखो कोई इधर तो नहीं गया? आराध्या ने धीरे से कहा, हे भगवान, अगर मैं पकड़ी गई तो खत्म। वो रेंगती हुई दूसरी तरफ भागी, पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वही बॉडीगार्ड था। आराध्या ने जल्दी से अपने दुपट्टे से उसके चेहरे पर फेंका और उसे धक्का दिया। वो गिर गया और आराध्या भागने लगी। बॉडीगार्ड चिल्लाया, भागने न पाए। शोर सुनकर कुछ लोग वहां आ गए। इधर आराध्या भागते भागते एक झाड़ी में छिप गई। वो बहुत थक चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आर्यन वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक सामने एक काली कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और वो बिना कुछ कहे उसमें बैठ गया। कार तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। इसी बीच दूसरी तरफ माहौल तनाव से भरा था। विक्टर सामने खड़ा था। उसके कंधों पर बंदूकें लटकी थीं, आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसके सामने बैठे थे वनराज राठौड़, जिनका चेहरा गुस्से और चिंता से सख्त पड़ा था। वनराज ने मेज पर हाथ मारा और भारी आवाज में बोले, हमारी बेटी कहाँ है विक्टर? विक्टर कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी सांसें भारी थीं। वो जानता था, अगर उसने सच बताया तो उसके बॉस उसे उसी वक्त मरवा देंगे। वो बोला, मुझे नहीं पता सर, वो कहाँ है? वनराज की नजरें और तेज हो गईं। तुम्हारे ही लोग उसके पीछे थे विक्टर, अब वो यहां नहीं है तो कहां है? देखो, अगर तुमने नहीं बताया तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वो अब फंस चुका था। दोनों तरफ मौत थी। एक तरफ बॉस का नो रूल तोड़ने का डर और दूसरी तरफ वनराज राठौड़ का कहर। उसने धीरे से कहा, सर, सच में मुझे नहीं पता। वनराज ने अचानक कुर्सी से उठते हुए जोर से कहा, गार्ड्स, सब जगह देखो, कोना कोना छान डालो। कमरे में अब सिर्फ विक्टर और वनराज बचे थे। वनराज धीरे धीरे विक्टर के पास आया। उसकी आंखें ठंडी थीं, पर उनमें तूफान छिपा था। वो झुककर विक्टर के पास बोला, तुम्हें पता है ना विक्टर, जो भी मेरी बेटी को छूता है उसका अंजाम क्या होता है? विक्टर ने निगलते हुए कहा, सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बस अपने बॉस के आदेश मान रहा हूं। वनराज मुस्कुराया, पर वो मुस्कान डर पैदा करने वाली थी। आदेश? ठीक है, तो अब एक और आदेश सुन लो। उसने अपने गार्ड को इशारा किया, इसे तब तक मत छोड़ना जब तक जुबान खुद सच न बोल दे। इधर दूसरी ओर आराध्या भागते भागते लगभग हांफ चुकी थी। उसके पैरों में दर्द था, सांसें तेज चल रही थीं, पर वो रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था,
पेड़ों की छायाएं और हवा की सरसराहट उसके डर को और बढ़ा रही थीं। वो बस भाग रही थी, अपने डर से, उस घर से और उन लोगों से जो उसका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक कार रुकने की आवाज के साथ एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। आराध्या चीखने ही वाली थी, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। उसने डर के मारे अपने हाथ चेहरे पर रख लिए और एक कदम पीछे हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कार के हेडलाइट्स सीधे उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। वो आंखें मिचमिचाते हुए पीछे हटी, पर अब पीछे जाने की कोई जगह नहीं थी। कार का दरवाजा धीरे धीरे खुला। आराध्या के कदम वहीं जम गए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कौन है? कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर कार से एक लंबी परछाई निकली। सूट में कोई शख्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आराध्या ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में जमे हुए थे। वो शख्स सामने आकर रुका और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, आराध्या की आंखें फैल गईं। आर्यन, उसने हैरानी और डर के मिले जुले स्वर में फुसफुसाया। आर्यन की आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों थी। उसने भारी आवाज में कहा, मना किया था ना मैंने भागने से। आराध्या! कहते ही उसने उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आराध्या उसकी बाहों में आ गिरी, पर तुरंत खुद को छुड़ाने लगी। आर्यन, मल्होत्रा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? उसने पूरी ताकत से कहा और उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। हर मुक्का उसके भीतर भरे डर, गुस्से और टूटी हुई उम्मीदों का इजहार था। छोड़ो मुझे, तुम मुझे यूं जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में आग थी। आर्यन ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया, इतनी मजबूती से कि वो हिल भी न सकी। उसकी नजरें उसकी आंखों में गड़ी थीं, ठंडी, गहरी और खतरनाक। बस उसने दबे स्वर में कहा, पहली गलती माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार आराध्या मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। आराध्या ने उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो आर्यन, मुझे जाने दो। पर आर्यन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आराध्या ने उसके सीने पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे नीचे उतारो। लेकिन आर्यन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसके कदम तेजी से कार की ओर बढ़े। वो उसे गोद में उठाए हुए कार के पास पहुंचा, दरवाजा खोला और बिना एक पल घंवाए उसे अंदर धकेल दिया। आराध्या जमीन पर गिरते गिरते बची। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। आर्यन खुद अंदर बैठ गया, कार का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर से कहा, ड्राइव। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ कार आगे बढ़ी। बाहर की ठंडी हवा अब सिर्फ शीशों के पार थी। अंदर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में आराध्या की भारी सांसें और आर्यन की बर्फीली नजरें दोनों बोल रही थीं। आराध्या दीवार से सटकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आर्यन? क्या मैं तुम्हारी कोई कैदी हूं? इधर जिस रास्ते से जा रहे थे, वहीं पुलिस हर तरफ तैनात थी। रास्तों पर बैरिकेड, चौकियों पर जवान, लेकिन किसे क्या दिखना था, किसे क्या रोकना? ये सब उस रात सन्नाटे में दब गया। आर्यन की कार जब निकल रही थी तो किसी ने उसे रोका नहीं। बाहर के रोशनी परछाइयों के बीच कार तेजी से दूर होती गई और आराध्या की चीखें धीरे धीरे पीछे छूट गईं। आराध्या गुस्से और खौफ से लड़खड़ाते हुए आर्यन के सीने पर मुक्के बरसाने लगी। उसके गले से सूखी सूखी आवाज निकली, तुमने मेरे अनाथालय के बच्चों के साथ क्या किया? बताओ, मुझसे क्या किया तुमने? हर शब्द के साथ उसके हाथ और तेजी से आर्यन के सीने पर गिरते। उनमें सिर्फ एक आग थी, हक के लिए, जवाब के लिए और उन मासूमों के लिए जो अब उसके ख्यालों में रहते थे। आर्यन ने एक सांस भी नहीं छोड़ी। उसने झट से उसका एक हाथ पकड़ लिया और पीछे की ओर किया, इतनी शक्ति से कि आराध्या का सारा गुस्सा एक पल के लिए टूटकर आंसुओं में बदल गया। उसकी आवाज अब सख्त और कमजोर दोनों थी। चुपचाप बैठो। उसकी उंगलियां आराध्या की कलाई पर कसकर थीं। उसके होठों पर ऐसी ठंडी अधीरता थी मानो जो कहना है कहना चाहता हो, पर शब्दों में दर्द भी घुमा रखा हो। फिर आर्यन ने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला और वह फोन आराध्या के सामने लहराया। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें झलमला रही थीं। तस्वीरों में अस्पष्ट चेहरों के साथ
कुछ ऐसे नजर आते थे जो बहुत कम कहने पर भी सब कुछ बयां कर देते थे। आराध्या की सांसें तेज हो गई। उसके होंठों से एक छोटी सी चीख निकल पड़ी। आर्यन ने फोन उसकी आंखों के सामने रखकर कहा, ये तस्वीरें मैंने नहीं बनाई, पर जो भेजी गई हैं, उसे सच कर देने में देर नहीं लगेगी। तुम चाहोगी कि यह सच हो जाए, तुम्हारे बच्चों के नाम पर कुछ गलत फैल जाए? उसकी आवाज में धमकी थी, पर साथ ही एक अजीब तरह का थकान भी थी, जैसे किसी ने उसे उस रास्ते पर धकेला हो जहां से लौटना आसान न हो। ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा, सर, आगे बढ़ूं? आर्यन ने नजर फेर कर कहा, हाँ चलो। कार फिर से तेजी पकड़ गई। शीशों के पार तेज हवा और अंधेरे सड़क की पट्टी मिलकर दोनों को अलग कर रही थी। आराध्या एक तरफ, फोन की रोशनी में छवियां दूसरी तरफ, और उस अंदरूनी खामोश में उन सवालों का गुब्बार जो किसी जवाब के बिना रह गए थे। आराध्या के होंठ कंपन से बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकते आर्यन। आर्यन की पकड़ थोड़ी और कस गई। उसकी आंखों में एक आखिरी चेतावनी चमकी। अगर तुम बोली तो जो मैंने तुम्हें दिखाया है वही तुम और तुम्हारे लोगों को मिलेगा, और इससे बचना तुम्हारे बस में नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा, सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ।